वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। और बच्चों, आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है उसके हम एक एक कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उतना ही डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो बच्चों, इस सेशन को कंप्लीट देखना और एक एक कॉन्सेप्ट्स को तुम समझना गौर से, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो इस तरह से आपके जो एग्जाम्स हैं उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जब भी आपके एग्जाम्स नजदीक हो, इस सेशन को आप 2x की स्पीड से भी देख सकते हो, ताकि आपके रिवीजन हो जाए वन शॉट की तरह। तो एक वीडियो में पूरा चैप्टर एंजॉय करो। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट शुरू करते हैं रिसोर्स के डेफिनेशन से। तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या होता है? तो एनी मटेरियल या एसेट या कैपेबिलिटी, जो कोई भी मटेरियल, एसेट या कैपेबिलिटी अगर नीड को पूरा कर रहा है, आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो रिसोर्स है। एग्जाम्पल बुक्स, एग्जाम्पल कार, एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, चाहे एजुकेशन वाला हो, स्कूल हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, वो सब रिसोर्स कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो जरूरतों को पूरा कर रहा है। उसके बाद रिसोर्स जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उनका बेसिस क्या होता है? तो रिसोर्स अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स के कैटेगरी में आते हैं। तो देखो, रिसोर्स का अगर ओरिजिन को बेस मान ले तो उसके हिसाब से दो कैटेगरी में है, बायोटिक और एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे दो कैटेगरी में है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। उसी तरीके से अगर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्राइटेरिया मान के चलें तो रिसोर्सेज चार तरह के हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व्स। उसके बाद अगर ओनरशिप के ऊपर बात करें कि मालिकाना हक के बारे में, कि ओनरशिप किसका है, तो ओनरशिप के अगर ऊपर बात करेंगे तो रिसोर्स चार तरह के हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। तो इस तरह से हमने रिसोर्स के कैटेगरी को देखा। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ओनरशिप के हिसाब से देखते हैं कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल था। तो इंडिविजुअल क्या होता है? ऐसा जिसपे किसी इंडिविजुअल का राइट हो, जैसे बुक किसी इंडिविजुअल का होगा, फोन किसी इंडिविजुअल का होगा, कार किसी इंडिविजुअल का होगा, घर किसी इंडिविजुअल का होगा, फार्मलैंड किसी इंडिविजुअल का होगा। तो जिस पे इंडिविजुअल का राइट है, जिस पे इंडिविजुअल का ओनरशिप है, उसको इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कार और हाउस का एग्जांपल दिया हुआ है। उसके बाद कम्युनिटी क्या? तो मतलब ऐसा रिसोर्स जिसका यूज पूरा कम्युनिटी कर रहा हो, उसको कम्युनिटी रिसोर्स बोलेंगे। जैसे कम्युनिटी टेंपल हो गया और कम्युनिटी पार्क हो गया, कि वहां पे सारे कम्युनिटी जाते हैं पार्क में लीजर टाइम स्पेंड करने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए। उसी तरीके से नेशनल क्या होता है? तो ऐसा रिसोर्स जो पूरे नेशन के लिए है, जैसे कि ऑयल, मिनरल्स, इन पे किसका अधिकार होता है? तो इस पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है। रोड, ट्रांसपोर्ट, जो भी कुछ है उन पे किनका अधिकार होता है? उन पे नेशन का अधिकार होता है, उसमें रहने वाले लोगों का अधिकार होता है। उसके बाद इंटरनेशनल की बात करें तो ओशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री, जो पूरा ओशन है वो पूरा किसका है? वो पूरा इंटरनेशनल सोसाइटी का है। और उसके बाद स्पेस, जो हम लोग चंद्रयान 2, 3, चंद्रयान 1 जो भी कुछ लॉन्च करते हैं वो स्पेस में जाता है, मून पे जाता है। तो वहां पे कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह सकता है कि ये किसी एक देश का बिलोंग करता है। सेम चीज एंटार्क्टिका, वो किसका है? पूरे वर्ल्ड का है। ठीक है, अब बात करते हैं ओरिजिन के हिसाब से हम लोगों ने जो रिसोर्स को बांटा था वो किस तरह का था। बायोटिक, ऐसा रिसोर्सेज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जा सके, उसको बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। एनिमल्स क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। क्रॉप्स क्या है? बायोटिक रिसोर्स है। अब एबायोटिक की बात करते हैं बच्चों, तो बायोटिक मतलब लिविंग, तो एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो ऐसा रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग और सोर्सेज से आते हैं उनको एबायोटिक बोलते हैं। जैसे वाटर, मिनरल्स, एयर, ये सब एबायोटिक रिसोर्सेज हैं। अब देखते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी के ऊपर दो कैटेगरी में, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल किसको बोलते हैं? जिसको रीन्यू किया जा सके। और नॉन रिन्यूएबल किसको बोलते हैं? जिसको रीन्यू नहीं किया जा सके। रीन्यू मतलब जो सोर्स जो है वो
खुद ब खुद रिचार्ज होता रहता है। जैसे सनलाइट कभी खत्म नहीं हो सकता है, जैसे एयर कभी खत्म नहीं हो सकता है, और उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल की बात करें, मिनरल्स हो गए, ऑयल हो गए, इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, और जब ये बन जाते हैं और उनको अगर हम खत्म कर देंगे तो फिर उनको फिर से बनने में उतने ही साल, उतने ही ईयर्स लगेंगे। इसीलिए नॉन रिन्यूएबल के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल समझ लिया है। अब समझते हैं कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर हम रिसोर्स का कैटेगराइजेशन करते हैं तो वो कैसे होता है। पोटेंशियल रिसोर्सेस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पोटेंशियल है, मतलब कि ऐसा रिजर्व किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में वो रिसोर्सेज तो अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणों से। जैसे राजस्थान में जो डेजर्ट है वहां पे पोटेंशियल तो है कि सोलर एनर्जी हम लोग जनरेट कर पाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से, डेवलपमेंट की कमी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने की वजह से हम लोग वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। कोस्टल एरियाज जैसे कि तमिलनाडु रीजन में विंड एनर्जी का स्कोप बहुत है, लेकिन हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वही वैसे ही टाइडल एनर्जी भी है। अब बात करते हैं कि डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है। कि पोटेंशियल समझ लिया, अब डेवलप्ड। तो बच्चों ऐसा रिसोर्सेज जिसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हमें मिल चुका है और हमको उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है और हम उस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। जैसे कोल का यूज हम लोग कर रहे हैं, कोल माइन। उसके बाद आयरन ओर से हम लोग आयरन बना रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बना रहे हैं। तो ये सारे रिसोर्सेज डेवलप्ड हो चुके, टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है और हम उस रिसोर्सेज का यूज करेंटली कर रहे हैं, तो उसको डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कोल माइन, आयरन ओर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स। अब बात करते हैं स्टॉक रिजर्व। तो जैसा कि नाम से मेंशन है स्टॉक, कि मतलब कोई रिसोर्स स्टॉक के फॉर्म में कहीं पे रखा गया है। मतलब क्या है कि उस रिसोर्सेज का अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं मिली है। इसीलिए हमें पता तो है कि इसका फ्यूचर में यूज होने वाला है, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से उस रिसोर्स का यूज हम नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हो गया। हाइड्रोजन का हम लोग फ्यूल की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकें। कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग कैसे इस्तेमाल करें। कार्बन डाइऑक्साइड अभी तक बाय प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग कैसे यूज करें। अब बात करते हैं रिजर्व रिसोर्सेज की। तो नाम भैया क्या है? रिजर्व। रिजर्व मतलब कि ऐसा डेवलप्ड, ये डेवलप्ड रिसोर्सेज का ये एक सबसेट है और इसको हम लोग फ्यूचर में यूज करने के लिए सो रखे हैं। जैसे कि ऑयल रिजर्व्स, जो बहुत सारे इंडिया में हर जगह तो ऑयल नहीं मिलता है, लेकिन जहां जहां भी ऑयल रिजर्व मिला है उस रिजर्व का भी हम लोग रीजंस की वजह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम लोग रिजर्व की कैटेगरी में डाल दिया। अब बात करते हैं कि ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है ना रिसोर्सेज का, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले कि इंसान जो यूज कर रहा है रिसोर्स, इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, तो उसकी वजह से डिप्लेशन हो रहा है। कि मतलब अगर हम लोग जुडिशियस यूज नहीं करेंगे, अगर हम लोग सोच समझ के यूज नहीं करेंगे तो उसका डिप्लेशन बहुत तेजी से हो रहा है। और डिप्लेशन कैसे हो रहा है? डिप्लेशन कैसे हो रहा है? तो स्पेशली ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो ऑफ कोर्स कभी ना कभी खत्म होंगे ही, तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहे हैं। उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ ही लोगों के हाथ में वो रिसोर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब कुछ ही लोग उस रिसोर्स का यूज कर पा रहे हैं और एक गैप बनता जा रहा है लोगों के बीच में। हैव और हैव नॉट जैसी कैटेगरी में लोग बढ़ चुके हैं। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, वो रिसोर्स का यूज कर पा रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहे, वो हैव नॉट्स में आते हैं। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशंस की वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी आ रहे हैं। कैसे कंसर्न्स? तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर जो है हमारा, जो यूवी रेज से हमें बचाता है, उसका डिप्लीशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और अनेकों कारण हैं जो कि हमारा इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं कि जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहे हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो आ रहा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो ऐसा डेवलपमेंट जो इस दो कंडीशंस को फुलफिल करे उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट को डैमेज ना करता रहे और साथ में कि वो
अभी के जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में फ्यूचर में जो होने वाली जरूरतें हैं उनको कॉम्प्रोमाइज अगर वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अगेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट को डैमेज ना करता हुआ हो और फ्यूचर जनरेशन की नीड को भी कॉम्प्रोमाइज ना करता हो तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टर्म्स को रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में लेके आ गया था, जो कि 1992 में था। कि उससे पहले लोग अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज का यूज कर रहे थे, किसी का कोई ध्यान नहीं था कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। लेकिन 1992 में सब लोग साथ में आए और दुनिया के 100 प्लस जो कंट्री है उनके हेड आए, और ये एक पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जब अर्थ के कंडीशंस के ऊपर में बात हुई और इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं इसके ऊपर बात हुई। और सॉल्यूशन क्या निकला? तो सॉल्यूशन निकला एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या होता है? तो ये एक डिक्लेरेशन था जिसको यूएनसीडी के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने साइन किए, जो भी पार्टिसिपेट किया था। और इस एजेंडा 21 में हम लोग किस चीज से लड़ेंगे? तो हम लोग जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है हमारे डेवलपमेंट की वजह से उनको हम देखेंगे, जो पॉवर्टी हो रहा है, जो गैप क्रिएट हो रहा है लोगों के बीच में उनको देखेंगे, और जिस डिजीज से हम लोग इतना इंपैक्ट हो रहे हैं उसको देखेंगे। और इस एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव क्या था? जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है उनको ज्यादा बेटर पता है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व लोकल के गवर्नमेंट ज्यादा कर सकते हैं, इसीलिए वो अपने हिसाब से एजेंडा 21 सॉल्यूशंस बनाए अपने प्रॉब्लम्स के हिसाब से। अब बात करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करनी चाहिए। क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज होने के कारण जो समस्याएं थी उसको कम करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे करनी पड़ेगी? फॉर बैलेंसिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज एट नेशनल, स्टेट, लोकल लेवल। मतलब कि नेशनल, पूरे नेशन को देख लो, पूरा स्टेट को देख लो। नेशन के बीच में एक स्टेट है, स्टेट के अंदर में एक रीजन होगा। अब उस रीजन में अगर पाया जाता है रिसोर्स या कोई कोल, चाहे गोल्ड रिजर्व, कोई भी आयरन और कुछ भी पाया जाता है, तो उसी रीजन की वजह से पूरे नेशन का कैसे नीड्स पूरा होगा ये कैसे कर पाएंगे हम लोग? ये हम लोग रिसोर्स प्लानिंग की तरह कर पाएंगे। जैसे अब मान लो कि गुजरात में कोई रिसोर्स मिला, आयरन मिल गया मान लो, तो आयरन सिर्फ गुजरात में अगर है तो सिर्फ गुजरात के तो लोग यूज नहीं करेंगे, ये आयरन पूरे इंडिया में सर्कुलेट होगी। क्यों? क्योंकि इस आयरन का जरूरत पूरे इंडिया के लोगों का है। तो इसको पूरे इंडिया के लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? वो है रिसोर्स को प्लान करके। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल और हैं, जैसे कि एमपी में वी हैव रिच अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स। हमारे पास एमपी में बहुत सारा मिनरल पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे पास वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। राजस्थान में सोलर एनर्जी बहुत है लेकिन पानी की कमी है। तो जहां पे ज्यादा सरप्लस है कोई रिसोर्सेज, तो वहां पे जो अगर रिसोर्स सरप्लस है तो उसको वहां से उठा करके वहां पे भेज दिया जाए जहां पे उस रिसोर्सेज की नीड है, जहां पे उस रिसोर्सेज की लैक है, तो उस जगह पे हम लोग भेज देंगे। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बहुत पानी है और राजस्थान के लोगों के पास पानी ही नहीं है, तो अगर हमारे पास एक बेटर प्लान होगा तो हम लोग अरुणाचल से पानी को ला करके राजस्थान के लोगों को दे देंगे। तो यही सारी चीजें हैं जो कब पॉसिबल हो पाएंगी? रिसोर्स प्लानिंग की वजह से हो पाएंगी। रिसोर्स प्लानिंग जब आगे बात करते हैं तो उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। वो अलग अलग स्टेप्स क्या है? तो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्स है कहां। आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि वहां से जो रिसोर्स हमें मिलेगा वो कहां कहां मिलेगा। मान लो पूरा इंडिया में एक बड़ा सा मैप होता है, वहां पे देखते छत्तीसगढ़, झारखंड और झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पे ये आयरन ओर पाया जाता है। उसके बाद पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, उसके बाद यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। तो ये सब हम पूरे मैप में ड्रॉ करते ताकि हमें पता चल पाए कि उस वहां से, उस लोकेशन से उस रिसोर्सेज को पूरे इंडिया तक कैसे उसको एक्सेस करना है। साथ में हम लोग क्वांटिटी और क्वालिटी का भी एनालिसिस करते हैं कि रिसोर्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितने क्वांटिटी में है, ये इंपॉर्टेंट है, और उसकी क्वालिटी क्या। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग इतने पैसे खर्च करें और बाद में जो रिसोर्स की क्वालिटी है वो इतनी वाहियात हो कि हम उसका यूज ही ना कर पाए, चाहे उसका मार्केट कोई वैल्यू ही ना हो। तो इसीलिए आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या हो जाता है कि हम लोग
प्लान करते हैं कि रिसोर्स मिल तो गया, क्वांटिटी पता चल तो गई, लेकिन उसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो वो जो कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना, तो वो प्लानिंग वो हम ऐसे ही करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि उस रिसोर्स को निकालने के लिए कैसे स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन सा टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ेगा वो रिसोर्स निकालने के लिए। अब जब रिसोर्स प्लानिंग भी हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है, तब हम बात करते हैं, तब हम मैच करते हैं वो जो रिसोर्स का जो डेवलपमेंट प्लान है उसको हम मैच करते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, कि जो रिसोर्स हमें मिली उससे क्या देश को फायदा होगा, क्या देश के डेवलपमेंट प्लान में वो रिसोर्स अपना भूमिका निभाएगी, अगर हां तो उसको आगे बढ़ते हैं, नहीं तो उसको रोक देते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इंडिया हैड लर्न फ्रॉम कोलोनाइजेशन। तो भैया सबसे पहले जो हम लोगों ने लर्न किया कि रिसोर्स का यूज हम तभी कर सकते हैं जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हम करेंगे, जब टेक्नोलॉजी में हम उन्नति करेंगे और इंस्टीट्यूशनल चेंज लाएंगे। उसके बाद क्या है कि ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से इरेगुलर कंजम्पशन, ओवर यूटिलाइजेशन, जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोग को यूज करना चाहिए उस तरीके से हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक क्या कि जेंडर गैप, मतलब पॉवर्टी गैप बढ़ेगा ना, कि जिनके पास पैसा है वो यूज करेंगे, जिनके पास नहीं वो नहीं यूज करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया। और इन्वायरमेंटल डैमेज कि अगर हमको जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग इन्वायरमेंट पे कोई ना कोई असर छोड़ रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन फैला रहे हैं, हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अब इसीलिए गांधी जी ने एक बहुत अच्छा फिलॉसफी दिया था। क्या फिलॉसफी दिया था बच्चों? कि नीड वर्सेस ग्रीड का। उन्होंने बोला था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज नीड, कि दुनिया में इतना रिसोर्स तो है कि सभी की जरूरतों को पूरा किया जा सके, लेकिन किसी एक इंसान के लोभ को भी सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी किसी भी रिसोर्स में नहीं है। इसीलिए उन्होंने नीड वर्सेस ग्रीड का फॉर्मूला दिया था। और साथ में उनका यह कहना था कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। जब हम लोग मास प्रोडक्शन मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम लोग रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उन्होंने मास प्रोडक्शन की जगह पे प्रोडक्शन बाय मासेज किया। कि मास प्रोडक्शन कैसे होगा? कोई इंसान तो 50 किलो कपड़ा नहीं बना सकता, लेकिन कोई एक 50 कपड़ा नहीं बना सकता एक बार में, लेकिन एक मशीन चाहे तो बना सकती है। लेकिन एक मशीन बनाएगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट लॉस किसका होगा? एक इंसान का। तो इसीलिए वो बोलते थे कि प्रोडक्शन बाय मासेस, की मतलब मासेस को जॉब मिले। इसीलिए उन्होंने बोला था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम का भी उन्होंने एक डायलॉग दिया था। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज, कि लैंड रिसोर्सेज क्या है? तो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, ऑफ कोर्स नेचुरल रिसोर्सेज है बिल्कुल, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा पूरा लाइफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि जितने भी नेचुरल वेजिटेशन है, जितने भी फॉरेस्ट है, सब नेचुरल लैंड रिसोर्स पे है। वाइल्ड लाइफ, जो भी वन्य जीव है, वो सब का आधार जो है लैंड रिसोर्स। वो लैंड होगी ही नहीं तो वहाँ लोग रहेंगे कैसे? ह्यूमन लाइफ भी सर्वाइव लैंड रिसोर्सेज की वजह से ही कर रहा है। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, 99% इकोनॉमिक एक्टिविटी लैंड पे ही होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, इतना जो रोड बना हुआ है, इतना जो रेलवे नेटवर्क बना हुआ है, ये सब, इवन जो प्लेन भी उतरता है उसके लिए भी जो एयरपोर्ट बन रहा है, वो सब भी लैंड पे बना हुआ है। इसीलिए लैंड इतना इंपॉर्टेंट है। लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसे है? तो लैंड का 43% पार्ट प्लेन है, और 30% पार्ट माउंटेन है, और 27% पार्ट प्लेट्यू है। 43% प्लेन। प्लेन में क्या होता है? प्लेन में एग्रीकल्चर होता है। प्लेन में क्या होता है? उसमें फैक्ट्रियां लगती हैं। प्लेन में क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो प्लेन में बनता है। माउंटेन का क्या रीजन है? माउंटेन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो माउंटेन में जो नेचुरल वेजिटेशंस होते हैं वो सब मिलते हैं, ठीक है। और जो रिवर का जो सोर्स होता है वो माउंटेन में ही है, कि अगर माउंटेन नहीं होंगे दुनिया में तो हमें रिवर मिलेंगे ही नहीं, और अगर रिवर नहीं मिलेंगे तो हम लोग पानी का यूज करेंगे कैसे? हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाएंगे कैसे? उसके बाद प्लेट्यू से क्या मिलता है? तो जो 27% जो पूरा लैंड का है वो प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू से क्या मिलता है? तो जितने भी मिनरल्स और कोल रिजर्व्स है वो सब के सब प्लेट्यू वाले रीजन में ही हमें मिलता है। इसीलिए प्लेन इंपॉर्टेंट है, माउंटेन इंपॉर्टेंट है, और प्लेट्यू इंपॉर्टेंट है। प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया, माउंटेन क्यों इंपॉर्टेंट है बताया, और प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने बताया। अब लैंड का यूटिलाइजेशन अलग अलग तरह से कैसे किया जा रहा है ये समझ लो। ये समझ लो
तो पहला फॉरेस्ट की तरह यूज किया जा रहा है कि लैंड पे फॉरेस्ट है, चलो भैया मान लिया फॉरेस्ट है। उसके बाद दूसरा कैटेगरी हम देख लेते हैं कि वैसा लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल नहीं है, वैसा कौन कौन सा लैंड है? तो सबसे पहले बंजर वाला जो लैंड है उसको एक कैटेगरी मान लेते हैं। दूसरा कैटेगरी ऐसा लैंड जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए बना है। नॉन एग्रीकल्चरल यूज क्या हो गया? तो भैया बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए जो लैंड यूज किया गया वो उसका एक कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी फैलो लैंड का कैटेगरी है। फैलो लैंड क्या? तो वैसा जमीन, वैसा लैंड जिसको बिना खेती किए हुए उसको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली किसी लैंड पे हम लोग खेती करते जाएंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी, तो उसका फर्टिलिटी मेंटेन रहे, उसका फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय ना हो, इसीलिए हम लोग कुछ सालों तक खेती करने के बाद उसको छोड़ देते हैं कि वो वापस से अपनी फर्टिलिटी को जो गेन कर लेगा। इसमें दो कैटेगरी है, एक करंट फैलो लैंड जिसको एक साल या एक साल से कम के लिए बिना खेती किए हुए छोड़ा गया हो। उसके बाद अदर देन करंट फैलो लैंड में क्या है? तो जिनको एक साल या उससे ज्यादा, एक साल या 5 साल, एक साल से ज्यादा और 5 साल से कम के लिए उसको बिना खेती किए हुए छोड़ दिया गया, तो उसको अदर देन करंट फैलो लैंड में बोलेंगे। चौथा कैटेगरी जो है वो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में आता है, जिसमें फैलो लैंड को एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब अनकल्टिवेटेड लैंड, एक तो अनकल्टिवेटेड लैंड हम लोगों ने ये देखा, दूसरा देखते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें कौन कौन से हैं? तो परमानेंट पास्चर, जो मतलब ऐसा लैंड जहां पे जो जीव जंतु हैं वो वहां पे चारा चढ़ने के लिए, जैसे गाय, घोड़ा, शिप, ये सब चढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको पास्चर लैंड बोलते हैं। उसके बाद लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, कि ऐसा लैंड जहां पे खेती तो नहीं हो रही है लेकिन वहां पे ट्रीज का प्रोडक्शन, मतलब ट्रीज जो है वो उगाए जाते हैं, ट्रीज क्रॉप, तो उनके लिए हो गया। उसके बाद कल्चरेबल वेस्टलैंड के लिए भी यूज किया जाता है। उसका नेट सोन एरिया क्या होता है? तो देखो आपके जो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिए हुए वो थोड़े वेग है, तो मैंने इसको दूसरा डेफिनेशन दिया। एक एग्रीकल्चरल ईयर से में देखो टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब कि कितना एरिया में हम लोग क्रॉप्स, फसल उगा रहे हैं, वो पूछ रहा है कि एक एग्रीकल्चरल ईयर में हम लोग कितने टोटल एरिया में फसल उगा रहे हैं, उसी को नेट सोन एरिया बोलते हैं, जिसमें फसल सिर्फ उगा रहे हैं। उसके बाद ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या हो जाएगा? तो टोटल एरिया, एक साल में टोटल एरिया जहां पे क्रॉप्स उगाए गए हैं उनको, और साथ में जहां पे एक बार से ज्यादा बार खेती किया गया है उस दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया आ जाएगा। अब लैंड यूज पैटर्न, हम लोग जो लैंड यूज करते हैं, हम लोग जो जमीन का यूज करते हैं, वो जमीन का यूज, लैंड का यूज किस आधार पे होता है? तो दो कारण है इसके ऊपर, पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो खेती तो करेंगे ही ना, टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो माइनिंग तो करेंगे ही ना, तो इसीलिए टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लोग लैंड का यूज, पहाड़ों का यूज, प्लेट्यू का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी रहेगी तभी तो उसमें से मिनरल्स निकालेंगे। और पॉपुलेशन डेंसिटी, जिस देश में पॉपुलेशन कम है उस देश में उतना एग्रीकल्चर की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है एंड इवन पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से हम लोग खेती करते हैं। फिजिकल फैक्टर्स क्या होता है? ज्योग्राफी उस लैंड का क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर क्या, अब वहां पे सॉइल है लेटराइट, तो उसमें हम खेती कहां से करेंगे, उसमें हम फसल कैसे उगाएंगे? तो एलुवियल सॉइल होगी तभी तो हम खेती करेंगे ना। अब एलुवियल सॉइल है एंड उसमें आप जो है वो अगर कॉटन उगा रहे हैं तो ये गलत है। तो सॉइल का प्रॉपर्टी को देख करके, क्लाइमेट को देख करके हम लोग उस लैंड का यूज करते हैं। अब लैंड यूज पैटर्न का जो थोड़ा सा डेटा है वो देख लो कि टोटल ज्योग्राफिकल लैंड जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, उस वो लैंड का सिर्फ 93% एरिया अवेलेबल है। बाकी का 7% कहां गया? तो भैया बाकी का 7% पीओके में है, बाकी का 7% अरुणाचल प्रदेश चाहे नागालैंड में है, जहां पे चाइना ऑक्यूपाइड में भी है, जहां पे तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से लैंड है? तो वैसे लैंड जहां पे सर्वे नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ पे तो लोग जा नहीं सकते हैं, इसीलिए तो 7% वैसे लैंड में आते हैं जिनका रिपोर्टिंग इंडिया में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि पीओके में है, चाइना ऑक्यूपाइड रीजन में है। उसके बाद जो नेट सोन एरिया है, इस नेट सोन एरिया का जो 54% एरिया है उसमें नेट सोन है,
मतलब वहां पे सिर्फ खेती की जाती है टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन उसका सिर्फ 54% लैंड में ही खेती हो रही है। ठीक है, अब ये जो नेट सोन एरिया है ना वो स्टेट टू स्टेट वैरी करता रहता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में बहुत ज्यादा खेती होता है, इसीलिए वहां पे नेट सोन एरिया कितना है 80%। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम पहाड़ी इलाका है, वहां पे खेती नहीं होती है, इसीलिए वहां पे जो नेट सोन एरिया है वो 10%। उसके बाद फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, तो नेशनल, देखो ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है जो 1952 में आई थी, इस फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से देश का 33% एरिया में सिर्फ और सिर्फ जंगल होना चाहिए, कि देश जितना भी टोटल उसका ज्योग्राफिकल एरिया है ना उसका 33% जो है वो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, क्योंकि जंगलों के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, और जो जंगल में रहने वाले जंगली जानवर हैं उनके लिए भी व्यवस्था करनी ही होगी, और उन जंगलों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनकी भी जरूरतें जो है वो जंगल ही पूरा करता है। तो अगर जंगल नहीं रहेंगे तो उनकी जरूरत को कौन पूरा करेगा, तो ये दो रीजन है। अब बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन की। डिग्रेडेशन मतलब लैंड के खराब होने की वजह से। तो 95% जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, चाहे वो खाने के लिए हो, रहने के लिए हो, चाहे पहनने के लिए हो, वो सब हमें लैंड से मिलता है। ठीक है भाई, उसके बाद जितना भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो लैंड पे होता है। माइनिंग, तो ह्यूमन एक्टिविटी, अब देखो ये जो है ना कारण है जिससे लैंड डिग्रेड हो रही है, मतलब खराब हो रही है। तो हम लोग अपने बेसिक नेसेसिटी का जो 95% है वो यूज कर रहे हैं, इसीलिए लैंड इतना इंपॉर्टेंट है। अब खराब क्यों कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज तो जानते ही हो, आदमी तो आदमी है नहीं, इंसान तो इंसान है नहीं, वो तो खराब करेगा ही। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से खराब हो रहा है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी कौन से, तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहे हैं, रोड बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, जिसके कारण लैंड डिग्रेड हो रहा है। माइनिंग हो रहा है, जिसकी वजह से, माइनिंग की वजह से क्या हो रहा है कि जो धूल मिट्टी एग्रीकल्चरल लैंड पे पड़ रही है, तो एग्रीकल्चरल लैंड के जो भी लैंड है वो फर्टिलिटी अपनी खो रही है। ओवर इरिगेशन, अगर हम लोग ज्यादा ही, एक लिमिट से ज्यादा ही अगर हम लोग पानी दे रहे हैं, चाहे फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, उसकी जो लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खराब होगी। और ये कहाँ होता है, ये पंजाब में ज्यादा होता है। माइनिंग की समस्या कहाँ है, झारखंड में है। उसके बाद जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है हमारा, जो खराब हो चुका है, चाहे खराब हो रहा है, वो 130 मिलियन हेक्टेयर है। इसका जो फॉरेस्ट, मतलब इस लैंड में टोटल ऐसा कितना एरिया है जो फॉरेस्ट खराब है, मतलब जो जंगल है और खराब हो चुका है। तो फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया कितना है, 28%। जो जंगल था अब खराब हो चुका है। वाटर एरोडेड, वाटर की वजह से जो एरोड किया गया लैंड है वो कितना है, तो वो 56% है। अब देखो कंजर्वेशन, क्या ऐसे कंजर्वेशन मेथड लेके आए, मेजर्स लेके आए, तरीके लेके आए जिनकी वजह से हम लोग जो लैंड डिग्रेड हो रहा है उनको बचा सके। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम था वही सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम क्या था, हम लोग डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, एफोरेस्टेशन। हम लोग ग्रेजिंग की समस्याएं थी, तो हम लोग जो है इसको मैनेज कर देंगे, तो ये ग्रेजिंग की तो लैंड डिग्रेड होना बंद हो जाएगा। उसका जो वेस्ट लैंड है उसको मैनेज करना है। उसके बाद ये जो शेल्टर्ड बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी लगाना है। जैसे देखो यहाँ मान लो डेजर्ट है, यहाँ से सैंड ड्यून्स आ रहे हैं, और यहाँ जो पूरा जंगल है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं कि बालू जो जा रहा है ना, सैंड ड्यून्स मतलब जो सैंड, हवा जो अपने साथ बालू को उड़ा के लेके जा रहा है, वो इस जब जमीन पे पड़ रहा है तो उससे जमीन खराब हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच में एक, क्या कहते हैं, पेड़ों का एक लाइन जो है हम ड्रॉ कर देंगे, जिससे जो हवा है वो जब सैंड को लेकर के अपने हवा जो है सैंड को ले जा करके फर्टाइल लैंड पे जाएगी, तो उसको कौन रोकेगी, उनको ये जो शेल्टर बेल्ट है जो कि ट्रीज का है वो उन्हें रोकेगी। उसके बाद और क्या, कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटी को ठीक करो। उसके बाद जो प्रॉपर डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो पानी में नदियों में निकल रहा है, हवा में निकल जा रहा है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो वो सब को हम लोग ठीक करेंगे तो लैंड डिग्रेडेशन ठीक होगा। सॉइल, अब सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉइल को बनाता कौन है, सॉइल को बनाने के लिए टेम्परेचर, रनिंग वाटर जो चट्टान को धीरे धीरे एरोड करते करते छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स में बदल लेती है। तो ये सब कारण है सॉइल के बनने में। अब सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स हैं, जैसे कलर, थिकनेस, टेक्सचर्स, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी वजह से सॉइल को जो है वो कैटेगराइज किया गया। वो कितने कैटेगरी में किया गया है, तो वह 6 कैटेगरी में। कौन सा, पहला एलुवियल सॉइल में, दूसरा ब्लैक सॉइल में, तीसरा रेड एंड येलो सॉइल में, चौथा लेटराइट सॉइल में, पांचवा एरिड सॉइल में, और
छठा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल में। और इसको मैंने जो उस वीडियो में पूरे डिटेल में एक स्टोरी के फॉर्म में समझाया है, अभी तो शॉर्ट में समझते हैं कैसे होता है। तो भैया ये देखो, ये सबसे पहले देखो कि ये सॉइल प्रोफाइल है। इसमें बताया गया है कि अपर लेयर में ह्यूमस होता है, उसके बाद सब सॉइल होता है, उसके बाद पेरेंटल मटेरियल होता है। एक बार इसको देख लेना। अब एलुवियल सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे इंडिया के सबसे ज़्यादा एरिया में पाए जाने वाला जो है वो ये सॉइल है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है नॉर्थ इंडिया के बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया पार्ट में। क्यों? क्योंकि हिमालय से जो रिवर निकलती है, चाहे वो इंडस है या गंगा जी हैं, वो ही एलुवियल सॉइल का निर्माण करती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद इसमें, इस सॉइल में पोटाश की मात्रा, लाइम की मात्रा और फास्फोरिक एसिड की मात्रा रहती है। मतलब ये सारे केमिकल्स उसमें पाया जाता है। पोटाश ही रीजन है जिसकी वजह से इसमें शुगर केन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। और उसके बाद यहाँ पे कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं इस एलुवियल सॉइल पे, ये क्वेश्चन पूछ देगा। तो यहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है, यहाँ पे शुगर केन, ईख उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है और अनेक सारे दाल उगाए जाते हैं। और इन सब सॉइल जो पाए कहा जाता है वो द्वार रीजन में पाए जाते हैं, छोज रीजन में और तेराई रीजन में पाए जाते हैं। अब देखो, दो तरह के एलुवियल सॉइल होते हैं, एक खादर एक बांगर। तो खादर मतलब देखो खादर मतलब के पहला लेटर के, बांगर का बी पहला लेटर। तो पहले बी आया के, पहले बी आया, इसीलिए बांगर जो है वो ओल्ड है। मतलब क्यों? क्योंकि पहले बी आया ना, उसके बाद ना के आया होगा। तो जो पहले आया होगा वो तो पुराना है। तो पहले कौन आया? बांगर, इसीलिए ये ओल्ड एलुवियल सॉइल। बी के बाद के आता है, इसीलिए के जो है वो न्यू एलुवियल सॉइल। ये ट्रिक था, न्यू एलुवियल सॉइल। और जो न्यू एलुवियल सॉइल होगा वो ज्यादा फर्टाइल होगा। न्यू एलुवियल सॉइल बनता कैसे है? मतलब जो अभी नया नया बना है, मतलब नया नया बना है तो उसमें फर्टिलिटी होगी ही ना, उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो तो फाइन होंगे ही ना, क्योंकि वो नया नया बना है। और जो पुरानी है वो तो लेस फर्टाइल होगी, और उसमें जो कंकर की मटेरियल है वो भी ज्यादा होगी। अब ब्लैक सॉइल क्या आता है? ब्लैक सॉइल को रेग्यूलर सॉइल भी बोलते हैं। ये बना क्यों था? तो जो डेक्कन प्लेट्यू है, इस रीजन में जब इंडिया एशिया से टकराने वाली थी, उससे पहले जो डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है इंडिया का, वो ज्वालामुखी के ऊपर से गुजरा, जिसकी वजह से उसकी जो मिट्टी है वो ज्वालामुखी की वजह से, मैग्मा लावा की वजह से वो मिट्टी काली पड़ गई, जिसके बाद वो ब्लैक सॉइल बन गई। तो वो जो डेक्कन ट्रैप रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा है, एमपी है, यहाँ पे ये जो सॉइल है वो मिलती है, ब्लैक कलर की होती है। और ये लावा फ्लोज की वजह से ऑफ कोर्स, और ये क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं कब? समर रीजन में, जब बहुत गर्मी होती है तब इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। उसके बाद जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं ना इसमें, उनके पास मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत होती है। इसके जो पार्टिकल, एलुवियल सॉइल के पास भी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, लेकिन ब्लैक सॉइल के पास सबसे ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी है। और जब वो मॉइस्चर, पानी को एब्जॉर्ब मतलब कंटेन करने की जो कैपेबिलिटी इनके पास ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कॉटन की खेती होती है। और कुछ केमिकल्स की वजह से भी होती है, जैसे इस सॉइल में CaCO3 पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, जिनकी वजह से यहाँ पे कॉटन की, जनरली इस सॉइल में, ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती की जाती है। क्लियर है? अब रेड एंड येलो सॉइल समझ लो। तो भैया ये रेड एंड येलो सॉइल उस जगह पे, इंडिया के उस रीजन में पाया जाता है जहां पे आयरन की ओर हमें मिली है, जहां पे मिनरल्स और आयरन का प्रेजेंस है, उसी रीजन में रेड एंड येलो सॉइल होगा। तो रेड सॉइल तो समझ में आ गया कि आयरन की वजह से, लेकिन येलो सॉइल क्यों? ये भी तो रेड होना चाहिए, येलो क्यों है? तो वहां पे भी येलो सॉइल भी जहां पाया जाता है वहां पे आयरन ओर ही रही है, लेकिन दिक्कत ये रहा है कि वहां पे बारिश की मात्रा बहुत कम रही है, इसकी वजह से ये येलो सॉइल हो जाती है। रेड एंड येलो सॉइल समझ में आ गया? मतलब कि ऐसा रीजन जहां पे आयरन मिलता हो, वहां पे अगर कोई सॉइल रहेगा तो वो रेड एंड येलो सॉइल होगा, एंड आयरन की वजह से ही इसका कलर रेड है। फिर येलो क्यों हो गया है? क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हुई है, इसीलिए। जहां पे बारिश नहीं हुई होगी वो उस रीजन की जो सॉइल होगी वो येलो सॉइल हो जाएगी। उसके लैटेराइट सॉइल क्या हो जाएगी? अब देखो इसमें कुछ है, ये कहां कहां पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और लैटेराइट सॉइल क्या होता है? तो सबसे पहले लेटर जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ब्रिक।
तो ये जो सॉइल है वो ब्रिक की तरह दिखता है, ईंट की तरह दिखता है, इसीलिए इसको लेटराइट सॉइल बोलते हैं। ये बनता क्यों है? तो ये बनता है सरफेस रन ऑफ की वजह से, कि ये जहां पे बहुत बड़ा बड़ा जंगल रहेगा, बहुत घना जंगल रहेगा, वहां पे लेटराइट सॉइल पाया जाएगा। कहाँ? केरला में और नॉर्थ ईस्ट में। वहां पे क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा जंगल है, तो जो पानी आता है ना, तो पानी की उस जो मिट्टी की जो अपर वाली सरफेस है, बड़ा बड़ा जंगल है तो मतलब पानी अच्छा होता है, पानी होता है तो जो मिट्टी की जो अपर सरफेस है ना, उसको वो ड्रेन करते जाता है, उसको उसका जो अपर सरफेस है उसको वो क्लियर करते जाता है। और वहां पे तो धूप पड़ती नहीं है, इसीलिए जो ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है वो भी कम हो पाता है, और इसी वजह से लेटराइट सॉइल में ह्यूमस नहीं पाया जाता है। और ह्यूमस नहीं होने की वजह से यहाँ पे खेती अच्छी होती भी नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे कोई खेती नहीं होती है। और जो कॉफी का खेती होता भी है तो वो बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, बहुत सारा मेथड यूज किया जाता है, तब जाके कॉफी का ये होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये था, ये कहाँ? केरला, महाराष्ट्र, इन सब रीजन में पाया जाता है। अब एरिड सॉइल ऑफ कोर्स, जहाँ पे एरिड सॉइल मतलब ड्राई, कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। तो राजस्थान में ये पाया जाता है, रेड और ब्राउन कलर का ये होता है। और उसके बाद ये सैंडी इन नेचर है, ऑफ कोर्स बलुआई होगी ना, क्योंकि राजस्थान में पाया जाता है। और सेलाइन इन नेचर है, क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा उसमें है नहीं, और ह्यूमस का कंटेंट भी नहीं है। अगर ह्यूमस होता तो वहां पे जंगल भी तो होता, जहां जंगल नहीं है मतलब वहां ह्यूमस नहीं है। अब देखो, यहाँ की जो सॉइल है वो कल्टिवेबल हो सकती है अगर कुछ ज्यादा ही पानी उसमें दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मतलब कि कोई अगर पहाड़ के बेस में कोई मिट्टी है उसी को फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल बोला जाएगा। पूछेगा कहां मिलता है? सीधा जहां जहां पहाड़ है वहां वहां फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। मतलब कश्मीर साइड में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। क्यों? क्योंकि वहां पे पहाड़ भी है, तो जहां पहाड़ है उसके बेस में जो सॉइल है उसी को फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल बोलेंगे। ये लोमी नेचर का होता है, सिल्टी नेचर का होता है, और ये जो सॉइल है वो डेन्यूडेशन भी एक्सपीरियंस करता है, और इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अब बात करते हैं सॉइल एरोजन के बारे में। अब अभी तक हम लोगों ने सॉइल के बारे में देखा, अब बात करते हैं कि सॉइल को एरोजन मतलब जब सॉइल का जो अपर सरफेस है ना वो किसी भी रीजन से अगर हट जाता है तो उसी को एरोजन बोलते हैं। वो हटेगा क्यों? हवा के कारण, कि हवा आई और सॉइल का जो अपर सरफेस है उसको उड़ा के लेके चली गई, उसके बाद पानी आई अपर सरफेस को उड़ा के लेके चली गई, उसी को सॉइल एरोजन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल। अब दो तरह के होते हैं, गली इरोजन और शीट इरोजन। गली इरोजन मतलब ऐसे ऐसे दरारें बीच में, जमीन के बीच में एक गैप बन जाता है, उसी को गली इरोजन बोल जाते हैं। शीट इरोजन मतलब कि बड़ा सा लैंड है, बड़ा सा मैदान है, उसमें पानी अगर बह रहा है तो वो लगेगा जैसे चादर की तरह पूरा बिछा हुआ है, शीट की तरह पूरा बिछा हुआ है, इसीलिए उसको शीट इरोजन बोलते हैं। और इसी इरोजन को, यही लैंड जब इरोड हो जाती है तो क्या हो जाता है कि ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहती है, तो इसको हम लोग बैडलैंड बोल देते हैं। इरोजन हुई, अपर सरफेस गया, अपर सरफेस में ही ह्यूमस था, अब ह्यूमस चला गया तो वहां खेती होगी नहीं, तो इसीलिए इसको बैडलैंड बोल देते हैं। और यही बैडलैंड जो चंबल रीजन में पाई जाती है तो उसको हम लोग रिमाइन बोल देते हैं। ठीक है, अब सॉइल कंजर्वेशन की बात आती है कि सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, इसको कंजर्व कैसे करेंगे? तो काउंटर प्लोइंग करेंगे। मतलब कि ये देख रहे हो बॉर्डर साइड में बीच बीच में काटा गया है, तो इसी को काउंटर प्लोइंग बोलते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलेंगे कि जब दो खेत के बीच में जब घास पत्ता, ये जो घास है उसको उगा दिया जाता है ताकि जो पानी का फ्लो है वो सॉइल के इरोजन को रोक सके। अब देखो, जैसे कि मान लो ये लैंड है, इस लैंड में पानी जाएगा, वो इधर भी मूव करेगा, 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 और इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो सबको बहा के लेके चला जाएगा। लेकिन अगर यहां पे हम लोग क्या करें कि यहां पे एक बाउंड्री जैसा बना दे घास वास से, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद अगर कोई पानी आएगा वो इधर मूव नहीं कर पाएगा, इस बाउंड्री से इधर नहीं रह पाएगा, तो इसका जो एरोजन है वो नहीं हो पाएगा। इसी से इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलेंगे। शेल्टर बेल्ट, वही मैंने समझाया कि देख रहे हो ये फर्टाइल लैंड है, और ये जो
बेल्ट बना हुआ है ट्रीज का, इस ट्रीज के बेल्ट के उस साइड फर्टाइल लैंड नहीं है। तो जब हवा बहेगी ना, तो हवा जो अपने साथ इंप्योरिटीज को लेके आ रही है, उसके बाद जब वो एग्रीकल्चरल लैंड पे पड़ेगी तो एग्रीकल्चरल लैंड की फर्टिलिटी भी चली जाएगी। लेकिन बीच में अगर पेड़ रहेगा तो हवा जो है वो पेड़ एक हर्डल की तरह बन जाएगा उस हवा को रोकने के लिए, जिसके बाद एरोजन नहीं होगा और इसी तरह से हम लोग कंजर्व कर पाएंगे। तो ये था बच्चों आपका रैपिड रिवीजन। तो सेशन हो गया है कंप्लीट और अब बात करते हैं आपके लिए जो हमने तैयार किया है कि भैया ऐसे ही क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल तो जाती है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें सर? क्योंकि बिना क्वेश्चंस के प्रैक्टिस किए हुए क्या हम बोर्ड में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो और क्वेश्चंस आते किस तरह के हैं? तो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, असर्शन रीजन आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आते हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पता ही होगा, 5 मार्क वाले क्वेश्चन पता ही होगा। इसमें क्या दिक्कत हो जाता है जनरली बच्चों को कि देखो एमसीक्यू के लिए तो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उतना बेटर है। फिर 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्या अंतर हो जाता है कि इसमें प्रेजेंटेशन की दिक्कत आती है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, इन कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करें और हम कैसे इसको हम प्रेजेंट करें 2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो ये चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद मैप वर्क आता है, तो मैप वर्क तो भैया शानदार करवाया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चन हैं वो सारे तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया हुआ है। और ट्रिक्स भी दिया है कि एमसीक्यू के क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी दिया भी था कि एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो उसमें आप किस तरह के, कोई भी ऑप्शन अगर गलत होगा तो क्यों गलत होगा, इसके भी रीजन मैंने बताए हैं। और कोई आंसर अगर सही होता है कोई ऑप्शन, तो वो सही क्यों होगा ये भी मैंने बताया है। फिर प्रेजेंटेशन भी बताया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 75% जो वेटेज होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, तो उसमें प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख ही सकते हो, मैथ्स का क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक है, सोशल साइंस का क्वेश्चन है, देख लो स्मार्ट सा चेहरा ये भी है। उसके बाद फिर आप 3-in-1 क्वेश्चन बैंक चाहे आप सेपरेटली भी खरीद सकते हैं या आप चाहें तो तीनों एक साथ भी खरीद सकते हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की है बच्चों, क्वेश्चन बैंक खरीदो और अपने एग्जाम को बेटर बनाओ, क्योंकि अभी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप बोर्ड्स में लिख ही नहीं पाओगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों।